अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान और प्रोग्राम में मेरे साथ है समी इब्राहिम और सईद काजी। नाजरीन, मुल्क में सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ती जा रही हैं। 3 सूबाई असम्बलियां तो तहलील हो चुकी। पंजाब में मियां शहबाज शरीफ साहब का दिल अभी शायद असम्बलियां तहलील करने को नहीं चाह रहा। आज देखते हैं कि कब तक वो असम्बली को थामे रखेंगे। दूसरी जानिब अदालतें भी सियासी कशमकश में भरपूर किरदार अदा करती हुई नजर आ रही हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अब्दुल वासे की रुकनियत मुअत्तल करके तारिक मक्सी को अपोजिशन लीडर नामजद करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब सेनेट के इलेक्शन में क्यूम सोमरू का इलेक्शन कलअदम करार देकर इलेक्शन कमीशन ने भी सियासत के मैदान में बड़े बड़े सियासी पहलवानों को डरा दिया है कि ये कागजात की नामजदगी का मामला तो इंतहाई संजीदा है। यकीनन हर वोट इन इंतखाबात में अहमियत का हामिल होगा, लेकिन ये पहली दफा है कि अकलियतें बराह रास्त नशस्तों के लिए वोट डालेंगी। बताया यह जा रहा है कि सिंध और पंजाब में बहुत बड़ी तादाद है जहां अकलियतें अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगी। थोड़ा हम इकोनॉमी का भी जिक्र करेंगे, जहां पर कॉटन प्रोडक्शन इस साल कम हो रही है। इसके मुल्की मईशत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, इससे भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज सबसे पहले हम करेंगे सियासत से और निगरान सेटअप से। कौन बनेगा वजीर आजम, निगरान वजीर आजम, JUI का क्या रिएक्शन है, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे शकील अहमद ने। शकील, अब जबकि मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया है, मुस्लिम लीग नून ने भी पार्लिमानी कमेटी को नाम दे दिए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी 4 नाम दे दिए हैं, JUI का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया। क्या रिएक्शन है? इस्लामाबाद की सियासत कैसी दिखाई दे रही है? शकील, आवाज आ रही है आपको? जी, मैं अभी आपको सुन रहा हूँ। जी शकील, बताएगा अब जबकि मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी को नाम भी पेश कर दिए हैं, JUI क्या रिएक्शन दिखा रही है अपना? देखिए, JUI का रिएक्शन जो है वो बड़ा नेचुरल है और उसकी वजह यह है कि पार्लिमानी कमेटी की जो कंपोजिशन है उसमें तो हमें ये लग रहा है कि कोई नतीजा नहीं इसमें भी निकलेगा, इलेक्शन कमीशन में मामला जाएगा। अगर JUI के मौलाना फजलुर रहमान या कोई और मेंबर इस कमेटी में होते तो फैसला हो सकता था, लेकिन इसमें मौलाना फजलुर रहमान की अपनी जो अपनी उनका जो एक इम्प्रेशन है वो आड़े आया है और कुछ अपोजिशन लीडर का किरदार है, क्योंकि जो तरमीम की गई थी आइन में कि अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर मुशावरत करेंगे हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के लोगों के साथ मिलकर, उसमें उनको पाबंद नहीं किया गया था। वो यानी कि इंडिविजुअली आज़ाद हैं कि वो मुशावरत करें या ना करें। मुशावरत तो लगता है की है, लेकिन उन्होंने फैसला या उनकी राय नहीं ली JUI की, जिसकी वजह से JUI नाराज भी है। अब इस कमेटी की कंपोजिशन में आप देख रहे हैं परवेज रशीद, साद रफीक, सरदार मेहताब अब्बासी और सरदार याकूब हैं MLN की जानिब से, यानी चारों एक ही जमात के बंदे। अच्छा शकील, ये बताइए कि ये जो मामला है, हमने देखा कि बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसा ही मामला था, लीडर ऑफ द अपोजिशन का तकर्री का मामला था। वहाँ पर तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया अब्दुल वासे की नॉमिनेशन को और तारिक मक्सी को बहाल कर दिया। तो क्या ये मुमकिन आपको नज़र आता है यहाँ पर भी कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे, इस हवाले से कोई फैसला वहाँ से लेने की कोशिश करे? सभी साहब, हमें नहीं लगता कि JUI इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ये कह चुके हैं खुद कि अब हम इस मुशावरत में शामिल नहीं हैं, क्योंकि शाकिरुल्लाह जान का नाम वापस लिया गया, तो इसलिए हम उस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमें नहीं लगता ये कोर्ट में जाएंगे, लेकिन मामला कमेटी में तो चला गया है, लेकिन कमेटी में हल होता हमें नजर नहीं आ रहा। चौधरी निसार ने कल खुलकर ये कह भी दिया कि अब ये मामला बिल आखिर इलेक्शन कमीशन में जाएगा, क्योंकि कंपोजिशन इस तरह की कमेटी की होगी कि 4 मेंबर्स जो हैं वो एक तरफ हो गए हैं, और अगर 3-5 या कोई और इसका नंबर हो जाता किसी एक अपोजिशन के मेंबर के इजाफे की वजह से शायद नतीजा निकलता, लेकिन अब लगता यूं है कि यहाँ पे भी डेडलॉक होगा। 3 दिन गुजर जाएंगे और फिर 23 और 24 तारीख को इलेक्शन कमीशन बिल आखिर जो है उसको अपना आईनी किरदार अदा करना पड़ेगा निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील अहमद आपका। लगता है कैसा मौलाना फजलुर रहमान का रोल इस टाइम सबसे ज्यादा अहम है? अगर वो कमेटी में बैठ जाते तो शकील ने भी कहा कि फैसला कोई हो सकता था। हाँ, मगर अब जो बात करें वो ये कि अब ये ECP के पास ही जाएगा, और ये र्यूमर्स भी शायद अब दम तोड़ती नज़र आती हैं कि कोई एक ऐसा था नाम जिस पे ये अंदर खाते जिसे कहते हैं, इनमें कोई था आपस में मौजूद थी आपस में अंडरस्टैंडिंग, वो ऐसा नहीं है। बहरहाल कोई ना कोई आ जाएगा और देखेंगे क्या होता है, क्योंकि लेकिन मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब आज खबरें आई हैं कि पहुंच चुके हैं, वापस पहुंच गए हैं, तो उनकी भी कंसल्टेशन होगी। कुछ ज़राए जो मुस्लिम लीग नून के थे वो ये बता रहे थे कि उन्होंने बड़ी सख्ती से अपनी लीडरशिप से ये कहा कि आप इस मामले को कंसल्टेशन के साथ, मशावरत के साथ तय करें, क्योंकि सियासत में ये पैगाम देना आवाम को कि हम लोग
कोई एक मामला हल नहीं कर सकते, ये अच्छा नहीं होगा। तो मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूं कि ये पार्लिमानी कमेटी जो उसके पास 1-2 दिन है, इसमें यकीनन कोई नाम फाइनल कर ले। इलेक्शन कमीशन की नौबत नहीं आएगी, मुझे लगता है कि नहीं आएगी। चलें देखते हैं, 2 दिन है पार्लिमानी कमेटी के पास। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने मौलाना अब्दुल वासी की ओपोजिशन लीडर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके तारिक मक्सी को नामजद करने का फैसला किया है। ये फैसला है बलूचिस्तान हाईकोर्ट का। ओपोजिशन लीडर कौन होगा, क्या अब ये फैसला अदालतें किया करेंगी और इसकी आईनी सूरत हाल अब इसके बाद क्या होगी, मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे फरीदुल्लाह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। फरीदुल्लाह, बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है क्या कि इस तरह के फैसले करने की मजाज है अदालतें, आईनी सूरत हाल क्या कहती है? जी बिल्कुल, सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई थी कि पूरे 5 साल बलूचिस्तान में कोई अपोजिशन लीडर मुकर्रर नहीं किया गया था और आखिरकार में जब स्पीकर असेंबली के खिलाफ जो असलम बोतानी थे, उस के खिलाफ जो तहरीक अदम इत्तेमाद आई थी, उसी दिन जाते जाते उन्होंने जो है तारिक मक्सी को जो अपोजिशन लीडर नामजद करके उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद ये मसला बड़ा तूल पकड़ा गया। फिर असेंबली में जो थे नए स्पीकर बने थे मकीउल्लाह आगा, उन्होंने उनके नोटिफिकेशन को जो है मनसूख कर दिया था, जिसके बाद तारिक मक्सी हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट से उन्हें फिर स्टे मिल गया था, लेकिन 2 रोज कबल जब नवाब अपना वजीर आला जो हमारे वापिस आए, तो उन्होंने उनके साथ मशावरत के साथ उलमा इस्लाम को मशावरत के साथ जो उनके सीनियर लीडर थे मौलाना अब्दुल वासी, उनको उनकी सीनियरिटी जो उन्होंने अहदा दे दिए, तो उसके बाद उन्हें अपोजिशन लीडर मुंतखब करने के जिस स्पीकर ने उनको नोटिफिकेशन जारी किया था। 2 रोज कबल फिर जमीयत उलमा इस्लाम कोर्ट में गई और जो दूसरे एहतियाती जमातें तारिक मक्सी वाले वो भी गए, उन्होंने चैलेंज किया, जिसमें 2 रोज मुसलसल बहुत बहस होती रही। कल तकरीबन 12 घंटे तक इसकी बहस चलती रही। दोनों फरीकैन के जो वकला थे उन्होंने दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत इस नतीजे में पहुंची थी कि जो तारिक मक्सी है वो लीगल है, क्योंकि अदालत बार बार वहाँ जो फरीकैन के वकला थे, उस खासकर जमीयत उलमा इस्लाम के जो वकील थे, उनसे पूछते रहे कि आप बताएं, जो शख्स 5 साल तक मुसलसल सीनियर वजीर के ओहदे पे रहा हो और एक दिन में वो कैसे बन सकते हैं? कौन सी दुनिया में किसी भी तारीख में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसे ही अपोजिशन लीडर बनेगा, हर एक को शौक तो पहले क्यों नहीं बने? और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप देखें, अब अपोजिशन में लोग ज्यादा आगे 2 ग्रुप बन गए, 20 की मेजोरिटी वो शो कर रहा है, 40 की वो शो कर रहा है, तो जो हुकूमत हो तो वकलीत में चली गई है, उनके पास अक्सरियत ही नहीं रही, तो आप हुकूमत क्यों नहीं बनाती? इस बात के जवाब में आखिर आज तकरीबन 11 बजे के बाद फैसला सुनाया गया, जिसमें जो मौलाना अब्दुल वासी का नोटिफिकेशन था उन्हें मुअत्तल करते हुए तारिक मक्सी को ही बहाल रखा गया। अब जब जहाँ की बात है कि अंदर फैसले अदालतें ही करेंगी, लामाला लगता तो ये जब असेंबली फ्लोर पे मसला हल नहीं होगा तो कोई। अच्छा फरीदुल्लाह, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी 5 साल तक हुकूमत का हिस्सा रहा हो, लेकिन फिर अगर हुकूमत से उसने इस्तीफा दे दिया हो, तो क्या जो उसके माजी के 5 साल हैं उसकी बुनियाद पर फिर भी उसे ये कंसीडर किया जाएगा कि वो हुकूमती हिस्सा है? कानून कहता है, इस बात की इजाजत देता है? जी मतलब जब इस्तीफा दे उसकी बात तो नहीं कहता, लेकिन अब जो उंगलियां उठ रही है सियासतदानों की, तो अपनी एक अलग से एक थ्योरी है, अलग से अपनी एक डिक्शनरी होती है, वो कहते हैं ये ठीक है। कोई एक ग्रुप कहता है ये होना चाहिए क्योंकि हमने इस्तीफा दे दिया, आप तो क्या सीनियर वजीर नहीं रहे। दूसरे कहते हैं नहीं, पूरा साल ये हुकूमत के जो हिस्सा रहे, इस वजह से नहीं, जो पहले ऑलरेडी तारिक मक्सी है तो उसको ये हक है। अब ये तो बाद में डिबेट जो है पार्लियामेंट में या जो बहुत शुक्रिया। ये देखे ना, ये बड़ा वैलिड पॉइंट, और मैं समझता हूँ अदालत ने ये ठीक, ये अपोजिशन का एक रोल होता है, वो एक अपोजिशन एक किरदार जमहूरियत में अदा कर, मगर ये कब्जा ग्रुप मेंटालिटी है। जिस तरह कराची में हमने देखा, कराची में अच्छा 5 साल को छोड़ दें, 25 साल से गवर्नमेंट में है, कभी इसके साथ घुस गए, कभी उसके, और जब लेकिन अपोजिशन में भी किसी और को नहीं बैठने देना, हमने खुद बैठना है। मेरे ख्याल में दिस अंडरमाइंस द होल डेमोक्रेटिक प्रोसेस। एक कॉलर्स को भी ले लेते हैं, लेकिन जो एक लीगल सूरत हाल होती है, जहां अगर हम ये बात करते हैं कि आपने कानून की अमलदारी पर आपको बिलीव है, तो जो आइन में कानून में लिखा गया होता है वर्ड, उस पर आप अमल करते हैं। जब कोई आदमी हुकूमत से इस्तीफा दे देता है, भले वो 5 साल हुकूमत में रहने के बाद इस्तीफा दे, तो वो अपोजिशन बन जाती है, शाजिया, वो हुकूमत नहीं होती। आइन को इंटरप्रेट करते हैं हम जाती मफाद में,
बाकी सारे काम आपने आइन के 5 साल किए। अभी आते हैं उन खबरों पे, रियासत का बेड़ा गर्क करके निकल गए, कुछ 700 अरब रुपए का इधर खसारा है, उधर आइन कोई नहीं है, उधर माल है और माल को दाएं बाएं कर रहे हैं। यहां पे फिर अपोजिशन में भी किसी को नहीं आने देना। ये बेसिकली अपने आप को अंडरमाइन कर रहे हैं, इस प्रोसेस को अंडरमाइन कर रहे हैं कि जनाब अपोजिशन में कोई अपोजिशन का बंदा, सरकारी अपोजिशन जिसे हम कहते थे, जैसे मरहूम नवाबजादा नसरुल्लाह साहब की होती थी, उसी किस्म की ये भी चला रहे हैं। इधर भी अपना बंदा, उधर भी अपना बंदा, आगे चलो मफामत, माल तोड़ मफामत। ये मेरे ख्याल में रिजेक्ट होना चाहिए। और ये ईसीपी और कोर्ट जो है ये अगर इसको डिस्करेज कर रही है तो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट। देखिए, अगर किसी सियासतदानों ने गलत काम किया है, पार्लियामेंटेरियन गलत काम कर रहे हैं, कानून को जो उसकी स्पिरिट है उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो अदालतों का यह काम नहीं है कि वो भी उनको फॉलो करें। मैं किसी तौहीन अदालत में नहीं जाना चाहता, बलूचिस्तान हाई कोर्ट तो है भी बहुत दूर, कोयटा अगर उन्होंने बुला लिया तो बड़ा लंबा अरसा लगता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन अदालतों का काम यह है कि जो किताब में लिखा गया है कानून, जो एक एक वर्ड है, उसके मुताबिक उन्होंने फैसला करना होता है। सियासतदानों के पास एग्जेक्टिव का क्या काम है? एग्जेक्टिव का काम भी बता दें। उसका क्या काम है? उसका काम क्या है कि यहां से एयरपोर्ट से जो है वो तौकीर सादक को भगा देना है, शाहरुख को भगा देना है। आप यानी आप तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए जनती मेयार पैदा कर रहे हैं। आपकी तरफ हम देखते हैं वो कुछ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो कोशिश मुझे नजर आती है ना, उनकी कोशिश मुझे इतनी नजर, कुछ सेम्बलेंस ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी इस रियासती निजाम में रह जाए। लोग इतने इस ज्यादा डिस्क्रेडिट कर दिया है इस निजाम को कि चले कोई थोड़ी सी उम्मीद पैदा हो जाए, कभी फखरू भाई के नाम से पैदा हो जाए, कभी सीजेपी के नाम से पैदा हो जाए। नहीं 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 नहीं, वो नहीं पैदा होने देनी। हम सियासतदानों के नाम से ही होनी। मुझे कॉल लेने दें। ये मैं इस पे हैरान हूं काजी साहब की इस बात से। कहते हैं कि अदालतों के लिए जन्नती म्यार मुकर्रर कर दिया। भाई अदालतों के लिए तो कानूनी म्यार ही होगा ना। तो आप एग्जेक्टिव का म्यार बनाना चाहते हैं? एग्जेक्टिव का कौन सा म्यार आपने बनाया? एग्जेक्टिव का म्यार यह है कि जो मार्शल लॉ में बैठे हुए लोग थे मजलिस शूरा में, उनको वज़ीर आज़म बना दिया। वहां आपको आइन नजर नहीं आया, जहां आपके अपने मफादात थे आइन को आपने उधर रख दिया। आइन की इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं अपने जाती मफाद में। और अगर वो ठीक बात है 5 साल वो वजारत करके आए, और एमक्यूएम के भी लोग नाराज हैं इस बात पे कि भाई आपकी मर्जी होती है, आप अपोजिशन में चले जाते हैं। जब आपने पग्स लेनी होती हैं, झंडे वाली गाड़ी लेनी होती है, असले के लाइसेंस बांटने होते हैं, जब जमीनों पे जो है लीज 9 साल की लेनी होती है, तब आप गवर्नमेंट में। और थोड़ा सा ब्रीफ पीरियड आया अपोजिशन में, वो करते क्यों है? इसलिए कि जो अगला अरेंजमेंट बने उसमें भी हमारा दाल दलिया जारी रहे और कोई सीरियस अपोजिशन ना हो सके। दिस इज द माइंडसेट। एक कॉलर है लंदन से, अनीस। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी बोलिए। अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर दीजिए। जी टीवी का वॉल्यूम पे बंद है। जी बोलिए। जी आप जी मैं बात करना चाहता हूँ काजी साहब और समी साहब से कि हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है भाईजान? बोलिए, सुन रहे हैं। आ रही आवाज। तो मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे जो ये गवादर का हमने दिया है चीन को, और हम दूसरी मीडिया पे बहुत इसका शोर सुन रहे हैं कि पाकिस्तान को इसका इकोनॉमिकल ये फायदा होगा, उसका डिफेंस में ये फायदा होगा, और हमारी मीडिया में हमने कुछ नहीं सुना। मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में कोई तबसरा करें कि हमें इसका क्या फायदा होगा। और मैं उसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके लिए कह रहा हूँ कि ये लोग आपस में इत्तेफाक कर ले, वरना इलेक्शन कमीशन तो मुंतखब कर ही देगा वज़ीर आज़म कोई ना कोई। तो ये 2 बातें ये है मेरी, इसमें प्लीज आप। बहुत शुक्रिया आपका। जी समी साहब। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि अगर ये दोनों जमातें फैसला ना कर सकी तो इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करेगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है अभी दिन बाकी हैं और मियाँ नवाज शरीफ भी वापस आ गए हैं, तो इस मामले को यकीनन किसी मफाहमत से वो हल कर लेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। नहीं तो फिर फखरुद्दीन जी इब्राहिम तो मौजूद हैं फैसला करने के लिए और कर लेंगे। और जहाँ तक आपने बात की चाइना की, तो चाइना हमारा एक दोस्त मुल्क है, टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, और ये गवादर पोर्ट हमने उसकी मैनेजमेंट उनको दी है। और उन्होंने क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी उसमें भी एक बड़ा रोल प्ले किया था, और बीच में जो सिंगापुर की कंपनी थी जिसको ये दिया गया था ठेका, उन्होंने अपनी जो कमिटमेंट थी उसको डेवलपमेंट के हवाले से वो पूरी नहीं की। तो चाइना साथ बहुत सारी सड़कें भी बिछाएगा और वो इसको कनेक्ट करेगा अपने मुल्क के साथ। तो इससे बड़ी ये उम्मीद है कि ये फ़ाल होगी बंदरगाह, और पाकिस्तान को जिन मकासद के लिए ये बनाई गई है पोर्ट, वो मकासद हासिल होंगे। तो एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में ये चाइना को इसकी मैनेजमेंट दी गई है, और पाकिस्तान के मुल्की मफादात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत जो दूसरी ताकतें हैं उनकी मुखालफत लेके ये फैसला किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतर साबित होगा। आगे बढ़े
और बात कर लेते हैं हमारे उन नुमाइंदों की जो कि अपने असासे जाहिर करते हुए कुछ शर्माते हैं, सही असासे सामने लेकर नहीं आते और ये असासे छुपाना कुछ महंगा पड़ा है। क़य्यूम सोमरू को इलेक्शन कमीशन ने, जो पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला नामुंतखब रुकन थे, इनको नाअहल करार दे दिया है और कहा है ये कि टेक्नोक्रेट की नशिस्त की तो मयार है उसकी तारीफ पर ये पूरा नहीं उतरते। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अदील वड़ाइद से। अदील, क्या यही वजह है कि इन्होंने अपने असासे जाहिर नहीं किए, जो इस सीट का, इस नशिस्त का मयार है, ये उस पर इसीलिए पूरा नहीं उतरते? जी बिल्कुल, क़य्यूम सोमरू जो हैं टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मुंतखब हुए और इन्होंने अपने असासे जो हैं उनमें जो और सोर्स ऑफ इनकम है उसमें अपने जो प्रोफेशन से मुतल्लिक लिखने के बजाय लिख दिया कि उनके पास 90 लाख की बैंसें हैं। और जो टेक्नोक्रेट से मुतल्लिक कानून है उसमें ये लिखा हुआ है कि अपनी मुतल्लिका फील्ड में PhD के बाद या कोई प्रोफेशनल डिग्री के बाद 20 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी है। लेकिन क़य्यूम सोमरू ने कोई ऐसी दस्तावेज साथ नहीं लगाई थी जब वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे, और साथ ही जो इनका स्क्रूटनी का जो तरीकाकार था, जो दरखास्त गुजार हैं तारिक अहमद, उनका कहना था कि स्क्रूटनी का जो तरीकाकार है उसको फॉलो नहीं किया गया, बाईपास किया गया है। वो जो पीरियड है उसको मुख्तसर कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की और इलेक्शन कमीशन ने समाअत की। एतराज अहसन ने क़य्यूम सोमरू की जानिब से दलाइल दिए, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उनके दलाइल से मुतमिन नहीं हुआ और कहा कि क़य्यूम सोमरू जो है वो वाकई टेक्नोक्रेट की जो तारीफ है उसको पूरा नहीं उतरते और उन्होंने अपने असासे भी दुरुस्त तरीके से जो है वो जाहिर नहीं किए और उनका जो इंतखाब है वो कलअदम करार दे दिया और कहा है कि दोबारा इंतखाब कराया जाए, इस सीट पर दोबारा शेड्यूल जारी किया जाए। लेकिन अब सिंध असम्बली जो है वो मौजूद नहीं है। अब सिंध असम्बली आएगी, उस वक्त तक ये नशिस्त जो है वो खाली रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइद आपका। समी साहब, इसका मतलब है अब नुमाइंदों के लिए असासे छुपाना कुछ मुश्किल हो गया। देखिए, ये एक जो पहला डिसीजन आया जिसमें नॉमिनेशन पेपर्स की बुनियाद पर किसी उम्मीदवार का इलेक्शन कलअदम करार दे दिया गया है। हालांकि क़य्यूम सोमरू एक बड़े कमिटेड पार्टी के आदमी थे और सदर साहब के साथ उनका एक बड़ा रहा है, माजी है, रोल है उनके साथ। लेकिन ये जो आपने बात कही ना कि ये जो बड़े बड़े कई सियासतदान हैं, अब उनको नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करते वक्त बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, तमाम चीजें देनी पड़ेंगी। असेट्स की बात करते हुए अगर शर्माएंगे तो काजी साहब इलेक्शन से मेरे ख्याल में बड़ी उन्होंने अच्छा किया, भैंसों की तफसील भी दे दी, वो दीगर जो मांगा है वो भी अगर दे दें बेहतर है कि किस तरह मतलब है ये मेरे ख्याल में अब सिलसिला होगा, आइंदा हम नजर आएगा। इसलिए अब असासे छुपाना मुश्किल हो गया हमारे सियासतदानों के लिए। वक्त है प्रोग्राम में एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। आइंदा होने वाले आम इंतखाबात में अक़लियतों का किरदार बहुत अहम होगा क्योंकि अक़लियतें बराह रास्त वोट डालेंगी। इनके वोटर्स की तादाद 27,70,000 है। अक़लियतों में से 14 लाख हिंदू हैं, 12 लाख ईसाई और 800 यहूदी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। क्या दिलचस्पी ले रहे हैं, किस पार्टी में दिलचस्पी ले रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन्स में किस तरह की दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है, अक़लियतों की जानिब से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे सिंध से हमारे साथ मौजूद हैं दलीप ठाकुर। दलीप, अक़लियतों का क्या रोल हो सकता है, क्या सोच रही हैं अक़लियतें आइंदा आने वाले इलेक्शन के बारे में? शाजिया, अक़लियतों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो डायरेक्ट वोट डालने से भी दूर नहीं होते, क्योंकि जो इलाकाई सरदार होते हैं, जो वडेरे होते हैं, जो सियासतदान हैं, जो सालों से सियासत कर रहे हैं और किसी गरीब को आगे लाने के लिए उनके पास कोई वो तौर तरीका नहीं है। तो अक़लियती बिरादरी ये सोच रही है कि यहाँ पे जो वोट दिया जाता है उसके सिले में न तो उनको नौकरियां दी जाती हैं, न ही उनके मसाइल हल किए जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन आती है तो अक़लियती अज़ाब में होते हैं। उसकी वजह यह है कि अक़लियती बिरादरी वोट तो देते हैं लेकिन नोट भी देते हैं। यहाँ से अक़लियती बिरादरी के जो अंदरूनी सिंध का इलाके हैं, मुख्तलिफ अजला, वहाँ से सरदार नोट भी लेते हैं और वोट भी लेते हैं। जो सरदार वोट और नोट लेते हैं तो क्या आप समझते हैं कि वो सियासतदान अक़लियतों के हुकूक के लिए कुछ करेंगे? नहीं, वो अक़लियती बिरादरी अभी जो आने वाली इलेक्शन है वो वहाँ पे खामोश है, क्योंकि अभी नोट गिनने में पूरे हैं कि अभी सियासतदानों को नोट देने हैं। जी शाजिया। ठीक है, हमारे साथ में इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मारूफ दानिश्वर ताहिर मेहंदी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ताहिर मेहंदी साहब, आपने इसमें बहुत सी किताबें भी लिखी हैं,
आप क्या समझते हैं कि अक़लियतों का क्या रोल हो सकता है किसी मुल्क की सियासत में? आइंदा आने वाले जो हमारे इंतखाबात हैं, किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं ये? जी, अक़लियतों का रोल जो है हमारे यहाँ, एक तो से वोटर की हैसियत से तो किसी भी वोटिंग ग्रुप का जो रोल होता है वो जाहिर है इनका भी है, लेकिन हमारे यहाँ मेरे ख्याल में इसकी दो हवालों से खास अहमियत है। ये जो नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी, एक तो ये है कि जो अमूमी रवैया हमारी समाज में बनता जा रहा है अदम रवादारी का, मजहबी हवाले से गैर मुस्लिम के साथ, बल्कि अब तो कहना चाहिए कि गैर मसलक के साथ भी जो रवैया बनता जा रहा है, उस हवाले से अहम है कि हम गैर मुस्लिम वोटर्स को पार्टियां और जो वोटिंग सिस्टम है हमारा, इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो क्या जगह देता है। तो ये इस लिहाज से जो है वो बहुत अहमियत है। दूसरी मेरे ख्याल एक अहमियत इसकी ये भी है कि 2002 से पहले तकरीबन 20-25 साल हमने सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, जुदागाना जो तरीका इंतखाब था जिसमें गैर मुस्लिम जो है उस गैर मुस्लिमों को वोट डालते थे, वो यहाँ पे राइज रहा है। तो ये पिछले 2 इलेक्शंस में जो पहली दफा जो है वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम दोबारा वापस लाया गया, लेकिन अभी तक जो है इसका कोई खास असर जो है वो नजर नहीं आया। जो पैटर्न है हमारा सियासत का, उसमें कोई खास मतलब, जिसकी एक मिसाल आपको ये दे सकता हूँ मैं कि मुल्कों में जहाँ पे इस तरह मल्टी रिलीजन इलेक्टोरेट होता है, या वहाँ पे आपको इलेक्टेड मेंबर्स में मुख्तलिफ रिलीजन के लोग नजर आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का नहीं होता। अच्छा, इसमें शाजिया जो बहुत शुक्रिया जो अहम बात है वो जो रिसर्च सामने आई है उसमें यह है कि इस वक्त मुल्क में तकरीबन 96 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जिसमें अक़लियतों के वोट हैं, और वो बड़ा जिस तरफ भी वो जाएंगे, जिस उम्मीदवार जिस पार्टी को जाएंगे तो उसके जीतने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। सिंध की ज़्यादा हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसके जो असला हैं जैसे टंडोवाला यार है, सांगड़ है, ये उमरकोट है, थरका हिस्सा, यहाँ पर कंदकोट है, यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, तकरीबन जैसे आपने बताया 1.4 मिलियन। पंजाब में जो 2 अजला हैं, लाहौर और चन्योट, लाहौर में तकरीबन 2.5 लाख क्रिश्चियंस मिनॉरिटीज़ जो हैं वो बसती हैं, और चन्योट में तकरीबन 35 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोट हैं। इसके अलावा दूसरे जो कई इलाके हैं जैसे गोजरा का इलाका है, वहाँ पर भी बस्तियाँ हैं क्रिश्चियंस की। तो ये जो वोट है मिनॉरिटी वोट, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है इसमें, जैसे आपने दलीप ठाकर की बात को सुना कि मिनॉरिटीज़ के बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पंजाब में भी हैं, पंजाब में क्रिश्चियंस के हैं तहफ़्फ़ुज़ात और सिंध में हिंदू बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये अगर इन ब्लॉक वोट किसी पॉलिटिकल पार्टी को चला गया या ख़ास जो सोच के लोग हैं उनकी तरफ चला गया, तो ये उनकी जीत में एक बड़ा अहम रोल किरदार अदा कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है, मैं आखिरी अगर इजाज़त दें कायसा, मैं बात कर रहा था रात कुछ क्रिश्चियन लीडर से, तो उनका ये कहना था कि अब क्रिश्चियंस के अंदर ये एक बाकायदा कैंपेन चलाई जा रही है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मिनॉरिटीज़ के लोग हैं वो आकर वोट डालें और ऐसी जमात को वोट डालें जिसको वो समझते हैं कि ये उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। मुझे ये बाकी जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो भी तो वोट डाल ही रहे हैं ना, उनकी कहाँ हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो गया? इट्स गुड, आई अप्रिशिएट कि इनको एक मुकम्मल सिटीजन के तौर पे राइट मिलने चाहिए, और अक़लियत हमें नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तानी कहना चाहिए, सिटीजन कहना चाहिए, ये भी उनकी तौहीन होती है, हम उन्हें सिंगल आउट कर लेते हैं। मगर बात यह है कि आप जब अपने मुसलमानों को भी एक, अगर जिसे आप अक़लियत कहते रहे उसी तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि समाज में आपकी हैसियत थाने में क्या है, कचहरी में क्या है, वो डिटरमिन करती है आपकी क्लास। हम यहाँ हजारों स्टोरीज कर चुके हैं कि मुसलमान के खिलाफ अगर ज्यादती हो गई है, अगर किसी जगह उसके खिलाफ जुर्म हो गया तो उसका क्या असर हुआ। वी शुड नॉट रीड दैट मच इनटू इट। हाँ, और दूसरी बात यह कि कोई ऐसी मुझे बड़ी इनकी तंजीम नजर नहीं आती कि एन ब्लॉक या पीपल्स पार्टी में चली जाए या उधर चली जाए, उसी तरह का एक क्यास है। अच्छी बात है, इनको एक अक़लियत नहीं कहना चाहिए, सबको पाकिस्तानी कहना चाहिए, और उनके मजहब की बुनियाद पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मगर अगर कोई हमें ये कहे कि इनके वोट देने से इनकी जिंदगियों में वो अगर आनी होती तब्दीली, तो भाई ये 5 सालों में क्या तब्दीली आई? 5 सालों में जो मुसलमान इलेक्टोरेट थी आपकी, उसका क्या आपने किया? उसको बिजली कितने की मिल रही थी, आप कितने की दे रहे हैं? इन्फ्लेशन आपने कैसे की? तो मेरे ख्याल में ये फ्रोई बातें हैं, इनमें हमें ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए। ये अलबत्ता मस्बत बात है कि हम इन भाइयों को अपने साथ, ये भी हमारे साथ वोट देने जाया करें, और हम इन्हें इलेक्शन का दिन हो या कोई इनका कोई दिन हो, हम इन्हें डिस्क्रिमिनेट ना करें फॉर दी वन रीजन और दी अदर। इस तरह की शोला बयानी से अगर मसाइल हल हो चुके होते तो क्या बात थी। यानी जिन लोगों को मारा जा रहा है, जिनके ऊपर अजाब मुसल्लत किया जा रहा है, ये कह रहे हैं उन्हें अच्छा, तो ये मुझे बताएं, ये अब्बास टाउन में किनको मारा गया? वो क्रिश्चियन थे।
हजारा में जिनको मारा गया वो क्रिश्चियन थे। ये जो आप इस तरह से ट्विस्ट करते हैं ना बातें, ये ना करें। ये ऐसे मसाइल हैं कि जिनके सामने बैठ के अगर हम रोज भी मीडिया पे झूठ बोलते रहे तो कोई नहीं मानेगा हमारी बात। यहाँ पे हर आदमी का इस्तेसाल हो रहा है, बिला रंगो नस्ल और मजहब इस्तेसाल हो रहा है और बराए तबका इस्तेसाल हो रहा है। मैं समझी वो कहना चाह रहे हैं इनको डिस्क्रिमिनेट मत करें। काजी साहब की एक अपनी सोच है, इसलिए वो हर चीज आप सोच बयान फरमा रहे हैं, आप भी तो अपनी सोच बयान फरमा रहे हैं ना। आपकी अपनी सोच है या आप किराए पे लेके, मतलब आपकी भी तो अपनी सोच है। तो मुझे भी इजाजत दे दें, मुझे गरीब को भी इजाजत दे दें कि मैं अपनी सोच बोलूं। नहीं, आपके क्योंकि मखसूस नजरियात हैं, तो आपके गैर मखसूस नजरियात, मेरे गैर मखसूस नजरियात हैं, मेरे अवामी नजरियात। आप मुझे बताएं, एक्सटॉर्शन वालों की आप सपोर्ट करते हैं, बदनुमानों को जो है आप जो है सपोर्ट, तो ये तो इंतहाई खास आपके नजरियात है। मतलब ये तो बात करने का, ये आपकी राय है, ये मैं इसके साथ बात करने का मकसद आपको खफा नहीं करना था। खफा नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, आपकी खास राय है और आपकी राय भी एक जो धड़ेबंदी की राय है। आप सपोर्ट करते हैं एलीट को, आप सपोर्ट करते हैं उन मखसूस लोगों को जिनका जराए पैदावार पे कब्जा है। आप सपोर्ट करते हैं मैं उनको सपोर्ट करता हूं जिनके पैसे उठा के इनकी पार्टी इनका तबका ले गया, जो उनके राइट्स नहीं दे रहा। आप सिर्फ सपोर्ट करते हैं। आपके मखसूस नजरियात इसलिए है कि आप एक टाइनी माइनॉरिटी के लिए बोलते हैं। मेरे मखसूस नजरियात इसलिए नहीं है कि मैं यहाँ 90% 95% लोगों के लिए बोलता हूँ। आप उन लोगों को डिफेंड करने के लिए इधर उधर से आर्ग्यूमेंट इकट्ठे करते हैं जो कि बहुत माइनॉरिटी है। अब इन्होंने बुनियादी तौर पर, क्योंकि मैं मिनॉरिटीज की बात कर रहा था, तो ये चाहते नहीं थे कि मैं करूं। इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें बीच में मिला के मिक्स करके वो जो बेचारे गरीब क्रिश्चियन, गरीब हिंदू और फिर जिस कम्युनिटी का इन्होंने जिक्र किया, जो शिया कम्युनिटी, हज़ारा कम्युनिटी, वो भी इसी तशद्दुद का बायस बन रही है। और उनके नज़रियात जो हैं बुनियादी तौर पर उनके ऊपर जो इस तरह जिस तशद्दुद की हम बात कर रहे हैं, जिस हार्डशिप की हम बात कर रहे हैं, वो उन पर उनके नज़रियात की वजह से है। और इस मुल्क में एक मेजॉरिटी है जिसने उन पर यह चीज मुसल्लत की हुई है। ये इसका उस, क्योंकि ये मैंने जब मखसूस नजरियात की बात कही, धन की मैशत पे काबिज लोग हैं जिन्होंने यहाँ फिरकावारियत पैदा की हुई है, वो भी आपकी माइनॉरिटी है। हुजूर उनको भी डिफेंड किया करें। सारा मार्क्सिस्ट थॉट है, आपको बता रहा हूं, सोशलिस्ट थॉट है, आपको छोड़े, तबकात हैं। और ये तबकात नहीं है। जाए एक गरीब आदमी मजदूर को देखें, उसके साथ थाने में क्या होता है। तबकात इस हकीकत इस तरह ये मौजूद है आपके सामने। आप जितनी मर्जी डिनाई करें, यहां बैठ के हमें बताएं कि अभी हम इससे बाहर निकलेंगे तो बाहर जो है इंसाफ का बोल नहीं है, ऐसा नहीं है। वही लोगों को बताएं जो है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आए। नाज़रीन, मुल्क में कॉटन प्रोडक्शन 11% से कम हो गई है। इस कमी के मुल्क के इक्तिसादी सूरत हाल पर क्या असरात मुरतब होंगे, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल मनान हमारे साथ। अब्दुल मनान, ये बताए, सबसे पहले तो ये बताएगा क्या वजह है कॉटन प्रोडक्शन में कमी की और इस कमी के हमारी मईशत पे किस किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं? जी शाहजा, इस साल असल में जब कपास काश्त की गई उस वक्त बारिशें बहुत ज्यादा हुई, जिसकी वजह से कपास की फसल मुतासर हुई। हमने उस वक्त भी निशानदही की थी कि गवर्नमेंट जो काश्तकार हैं उन कपास के, उनके लिए कुछ नहीं कर रही, और जो खेतों में पानी खड़ा हो गया था उसको निकालने का भी कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था, जिसकी वजह से कपास की फीसद इस साल जो कपास पंजाब में 20% कम हुई है, सिंध में कुछ ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से ये 11% टोटल बन गई है, वरना पंजाब में 20% कम हुई है, जिसकी वजह से काश्तकार और जिनर बहुत ज्यादा परेशान है और उनको करोड़ों रुपए का लॉस बर्दाश्त करना पड़ा है। इसके अलावा जो हमारे काश्तकार हैं वो तकरीबन डिफॉल्ट कर चुके हैं, क्योंकि उनकी जो इनकम थी उसमें बहुत ज्यादा कमी हुई, वो जो अखराजात कर चुके थे वो भी पूरे नहीं कर सके। साहिर, और इससे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी यकीनन मुतासिर होगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल मनान आपका। बेसिकली ये इन्होंने सही बात कही, क्योंकि तकरीबन जो फिगर्स आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 12% जो है कॉटन प्रोडक्शन इस साल जो है वो कम हुई है। हाँ, और इनका जो अपना जो टारगेट था, इन्होंने पहले ये जो टारगेट बनाया था वो तकरीबन 14.6 मिलियन बेल्स रखा था इन्होंने, लेकिन अब उसको रिवाइज करके जो टारगेट बनाया वो भी उसमें वो 13.3 मिलियन बेल्स को इन्होंने कर दिया टारगेट। और अभी अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो पिछले साल इस वक्त तक तकरीबन 1 मिलियन बेल्स जो है ना उसकी वो हो चुकी थी प्रोडक्शन, लेकिन अभी सिर्फ तकरीबन 3.25 लाख मिलियन जो हैं वो बेल्स की हुई हैं, 3.25 लाख बेल्स।
तो ये बेसिकली एक पाकिस्तान, क्योंकि हम एग्रो बेस्ड सारी हमारी इकोनॉमी, और कॉटन बड़ा उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है उसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी इस पर बेस करती है। और जैसे मनान ने कहा, जिस वक्त बारिशें हुई तो वो सीज़न था जिस वक्त कपास की बवाई हुई थी, लेकिन फौरी तौर पर हुकूमत की जानिब से हमें कोई ऐसे इकदाम नज़र नहीं आए कि जिन इलाकों में पानी खड़ा हो गया था वहाँ से वो पानी को निकालते, उसकी वजह से फसल वो उस वक्त तबाह हुई। और अब क्योंकि इसका ताल्लुक आपका जो है ना, जो फॉरेन रेमिटेंसेस है उससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है, तो ये एक पाकिस्तान की आइटम है आपका जो आपका जो कपड़ा है, ये सबसे बड़ा आइटम है और सबसे बड़ा आप ये एक्सपोर्ट इस पे आप करते हैं। मगर ये जो समी साहब बात करें कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करते हैं, 2010 के सैलाब वाले अभी तक पानी खड़े हैं, ये है ना आपकी प्रायोरिटीज। कैसे आप आवाम के सुख की बात करते हैं तो आप कैसे करेंगे कि अगर वो एडवर्सिटी में आए हैं, कोई परेशानी आ गई है, उनकी ज़मीनें साफ करें। और ये हमने तब प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा कि अगर इन्होंने इन फसलों को दोबारा से रिहेबिलिटेट ना किया तो इसके आगे वो अब हम उसका इम्पैक्ट, और ये बहुत ज्यादा इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा आगे चलकर इकोनॉमी में। कैसे आपकी खबरों की तरफ आते हैं? शाजिया, मैं एक तो बात करना चाहता हूँ कि ये जाते जाते एक बड़ा अच्छा फैसला किया है गवर्नमेंट ने, वो ये कि उन्होंने तमाम जो जैली इदारे सब कुछ पहले जिनको बाइफरकेट किया गया था, डीरेगुलाइज किया था इन्होंने, IPPs या बेटीज में आए थे, तो अब जाते जाते इन्होंने वो तमाम इदारे वापडा के चेयरमैन के अंडर कर दिए हैं। और उसमें वजह ये बताई जा रही है कि एक कोलैप्स का खतरा था, 792 अरब रुपए की जो लाइबिलिटी है हमारे पावर सेक्टर पे, अब वो उससे ख़तरा ये है कि ये पूरा सेक्टर ही खुदा न खास्ता ना बैठ जाए। मगर मैं इस पर ये बात करना चाहता हूँ, मुझे वो लतीफ़ा भी याद आ गया एक ज़माने में जब उन्होंने कहा कि जी फ़ौज आ गई है, तो वो साहब ने कहा हलवा पकाएं, जो बादशाह सलामत थे। तो 5 साल तो हलवा पकता रहा, अब जाते जाते फिर वो वापडा को दे गए। पहले हमें 20 साल पहले ये बताया गया था नहीं इनको ज़रा हम डीरेगुलराइज कर लें, ये आएंगे, IPPs आ गए हैं, ये मसला हल हो जाएगा। जो मसला हल हुआ वो तो हमने देख लिया, हमने देखा अनटोल्ड प्रॉफिट्स रीप्स किए सर्टन सेक्टर्स ने, सफ़र किया रियासत ने। और अब ये हुकूमत जाते जाते ये कह गई है कि अब ये डिस्कोस जो है, NTDC है, CPPA है, पेप्को है, ये और ये तमाम के तमाम अब वापडा वालों को कह रहे हैं कि जनाब हमें अब ये ठीक कर दें। मगर वो ठीक कैसे करेंगे? 792 अरब रुपए की लाइबिलिटी है, और वेरी सीरियसली आपको और वेरी रेडिकल आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि इसी सेक्टर से आप जुड़ी हुई आपकी इंडस्ट्री भी। तो ये जाते जाते उन्होंने कहा कि अब हमने तो कर दिया, बड़ी मेहनत से हमने 792 अरब रुपए का खसारा पैदा किया, लीजिए अब आप ठीक कर लीजिएगा हमारे जाने के बाद। पूरा करें जी समी साहब। शाजिया, मैंने जो खबर चुनी है ना, वो एक अमेरिका से खबर है, लास वेगस से, नेवाडा से। एक बच्ची है 7th ग्रेड की, उसने जो पाकिस्तानी वो है बच्ची, वहाँ पर आमना रज़ा, उसने जो एक कंपटीशन होता है जिसे हम स्पेलिंग बी कहते हैं, तो पूरी जो नेवाडा की रियासत है उसमें शी स्टूड फर्स्ट। अच्छा। और अब वो जो वाशिंगटन में जा रही है, जो अमेरिका का नेशनल जो उसके जो कंपटीशन है उसमें वो जा रही है, और पाकिस्तानी। और फिर दूसरी बात यह है कि वो एक जो मुस्लिम एकेडमी है वहाँ पे, हैकल एकेडमी, उसकी वो स्टूडेंट है। तो हम ये, जब मैं उस खबर को देख रहा था तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में एक वक्त था कि इस तरह के बहुत हेल्दी कंपटीशन होते थे, इंट्रा कॉलेजेस कंपटीशन होते थे, इंट्रा स्कूल कंपटीशन होते थे, जिसमें जो बच्चे अच्छे डिबेटर होते थे या जो लिखने में जिनको महारत होती थी उनको प्राइजेस दिए जाते थे। तो जो समाज खड़े हैं, अपने पाँव पर खड़े हैं, जिनमें तरक्की भी हो रही है, उसमें नौजवानों को ख़ास तौर पर स्कूल में, कॉलेज में मौके ऐसे दिए जाते हैं, ऐसी हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है कि वो टेररिस्ट ना बने, वो कोई और चोरी डकैती की वारदातों में मुलव्वस ना हो। और वो पूरी दुनिया में हो रहा है उन इलाकों में, लेकिन हमारे यहाँ ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इस खबर में एक खबर और भी है जो ये हमें बता नहीं रहे अपनी मुनकसिरुल मिजाजी की वजह से। एक तो ये कि ये होनहार बच्ची, इनकी नीस भी है समी इब्राहिम साहब की। मगर मैं जो इसमें अब बात करना चाहता हूं, मेरी वो भतीजी है, लेकिन मैं देख रहा था, मैं ये बड़ा सोच रहा था कि इसको लेके आऊं खबर को, ना करूं खबर को, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसको इस बात की सजा नहीं मिलनी चाहिए कि वो मेरी भतीजी है, और वो शी स्टूड फर्स्ट, और अब वाशिंगटन वो उसमें जा रही है। और बड़ा वहां पर पूरे शहर में एक उन्होंने स्कूल्स में पूरा सेलिब्रेट किया इसको। और जो वहां पर जो मकामी अखबारात थे, मैं देख रहा था, उसमें बड़ी हेडलाइंस लगी हुई है, मैं देख के मुझे खुद नहीं आया। एक तो ये बात कि मैं ये बड़ा प्रोग्राम गौर से देखता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे स्पेलिंग्स का कंपटीशन होता है, उसमें हज़ारों डॉलर बल्कि लाखों डॉलर उन्हें, अब वो जाएंगी स्टेट में तो वो जीत गई हैं, अब वो जाएंगी वाशिंगटन DC में जो उनका नेशनल है, उसमें आमतौर पर इसमें इंडियन बच्चे पहले आ रहे थे और इंडियन बच्चे जीत भी रहे थे, बड़े बड़े ब्रिलियंट। और मैं देखता था तो ये पहली दफ़ा हमने देखा कि एक पाकिस्तानी बच्ची भी ऊपर आई है। मगर मैं इसमें जो बात करना चाहता हूँ, बच्चे
एक खजाना होता है उनका एक दिमाग। अगर समाज में वो जिस तरह समी साहब कह रहे हैं वो इदारे मौजूद हों, वो माहौल मौजूद हो जिस माहौल में उनका दिमाग निखर सके, जिसके लिए हम यहाँ बात करते हैं और कभी कभी रैंगलिंग भी कर लेते हैं, तो ये पाकिस्तान बेसिकली पाकिस्तानी ओरिजिन की बच्ची है। इस तरह मीडिया में बच्चियां देखते हैं, वो जब उस माहौल में जाती हैं तो क्या मौजे वो करते हैं। अगर हम भी यहाँ ये दुनिया बना सकें तो शायद। अच्छा, ये मैं एक टाइम बहुत कम है लेकिन मैं एक कॉलम का जिक्र करना चाहता हूँ। ये ताहिर सरवर मीर का कॉलम है और इसका उन्होंने जो टाइटल है वो है हिजड़ों का मेमो गेट स्कैंडल। हिजड़ों का वो कल भी हमने जिक्र किया था, वो जो एक मुस्लिम लीग काफ की लीडरशिप के सामने वो शी मेल नाच रही थी। तो अगर इजाजत दें तो सिर्फ चंद लाइनें इसकी पढ़ दूं। उन्होंने एक वाकया बयान किया। उन्होंने लिखा है कि निसार हुसैन भग मरहूम नामवर तबला नवाज और मौसीकार ताफू के बड़े भाई थे। आपकी कई बातें फनकारों की दुनिया में अकवाले ज़री की सी अहमियत रखती हैं। भग साहब अपने भाइयों ताफू बरादरान के साथ बाजार हुसन टब्बी थाना के पहलू में वाक़ अपनी हवेली में रहा करते थे। बाजार हुसन कभी तवाइफों के साथ साथ हिजड़ों का भी जंक्शन हुआ करता था। एक मरतबा ये हुआ कि भग साहब के बड़े बेटे अल्ताफ़ का एक हिजड़े से झगड़ा हो गया। कव्वों की तरह हिजड़ों का एका भी मशहूर है। सियासी इत्तेहाद या मिसाक नहीं करते बल्कि अपनी साथी की जान माल और हिफाजत करते हुए अक्सर जाहराना इकदामात पर भी उतर आते हैं। ताबू की कहानी में भी इस हिजड़े के साथ लड़ना महंगा पड़ा। एक हिजड़े से उलझने की पादाश में ताबू पूरे गिरोह का टारगेट बन गया। वो लहू लुहान जब अपनी हवेली में दाखिल हुआ तो उसके चचा और तायाजाद भाई हिजड़ों को सबक सिखाने के लिए उठ खड़े हुए। तब भग साहब ने अपने बेटे ताबू और अपने भतीजों को नसीहत करते हुए कहा, बेटा हिजड़ों से कभी ना लड़ना। वजह यह है कि इनकी गालियां औरतों वाली और कुसोनी यानी गांव से मर्दों वाली होती। तो अब ये ताहिर सरवर मीर ने ये लिखा है कि वो जो एक धमाल थी, एक ख्वाजा सरा ने मुस्लिम लीग काफ की लीडरशिप के सामने डाली, उसको बहुत सारे जो हमारे खुदकश कलम निगार हैं उन्होंने एक मुजरा बना के पेश कर दी है और ये जो ख्वाजा सराओं की पूरी उन्होंने मुखालफत मूल ले ली है। अब अगर उन्होंने एका कर लिया तो ये याद रखें बात ताफू साहब की जो है कि इनकी जो बात, इनकी गालियां जो है वो औरतों वाली, लेकिन इनके कुसुन जो है वो मर्दों वाले होते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कॉलम है। पूरी इसकी उन्होंने हिस्ट्री बयान की है, लाहौर के हवाले से भी, हिजड़ों की तारीख के हवाले से भी, हिजड़ों का मेमो गेट स्कैंडल। गुड अच्छा, बहुत अच्छा कॉलम है। यकीनन हमारे जो नाज़रीन है, ये आपने पूरा तो कॉलम नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा। यकीनन हमारे नाज़रीन अभी रोज़नामा दुनिया खोलेंगे और ताहिर सरवर मीर साहब का ये कॉलम जरूर पढ़ेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे क्लोजिंग देंगे। नहीं बस ठीक है, बहुत अच्छा माशाल्लाह इन्होंने। एक सिर्फ अभी जब हम बात कर रहे थे तो ये डॉक्टर क्यूम सोमरो की, तो मुझे एक SMS आया उनके एक दोस्त का कि डॉक्टर क्यूम सोमरो जो हैं वो हाई कोर्ट में इसकी अपील करने जा रहे हैं। अच्छा। और उन पर जो एतराज़ किया वो एक पंजाब के बंदे ने एतराज़ किया और फिर आखिर में उन्होंने एक बात कही कि वो जो कागजात नामजदगी पहले उनके कबूल किए वो भी एक रिटर्निंग अफसर ने किए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।